गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? कमेंट प्लीज़। ओके, मैं सुजीत सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। गुड इवनिंग बेटा अजय। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसको आप लोग बोलते हो। हाँ, गुड इवनिंग बेटा एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उप सह संयोजन यौगिक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। जो संक्रमण तत्वों का जो महत्वपूर्ण जो गुण होता है, उसमें देखिए यहाँ से 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको एग्जामिनेशंस में मिल सकते हैं। वो पॉइंट यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक तो पॉइंट ये है, 1 मिनट प्लीज बेटा। ये जो संक्रमण तत्व होते हैं, मीन्स डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसमें Mg संकुल पाया जाता है। कैसा संकुल पाया जाता है? Mg संकुल। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में किस टाइप का संकुल पाया जाता है? तो वो है Fe मीन्स आयरन। ठीक है, तो जो संक्रमण तत्व हैं उनका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जो हम लोगों के शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन में Fe संकुल पाया जाता है। और पेड़ पौधों में, जीव में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, इस क्लोरोफिल में कौन सा संकुल होता है? Mg संकुल पाया जाता है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर? ओके। आगे देखिए, ये जो उप सह संयोजन यौगिक था, इसमें सबसे पहले डिसबैक, एक साइंटिस्ट थे डिसबैक, उन्होंने सोडियम कार्बोनेट के साथ आयरन पात्र में गर्म करके, मतलब एक कॉम्प्लेक्स का, मतलब उप सह संयोजन यौगिक का फॉर्मेशन किया था। किसने? डिसबैक ने। लेकिन जो मेन थीम आया कोऑर्डिनेशन उप सह संयोजन यौगिक का, वो आया प्रूसियन ब्लू से। प्रूसियन ब्लू, तो इसका फार्मूला भी सब लोग याद कर लेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में प्रूसियन, हाँ, संजीव कुमार, संकुल क्या है? ठीक है, देखिए बेटा, संकुल जो होता है, अभी हम लोग आगे सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, जस्ट इसके बाद ये संकुल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राजकुमार वर्मा, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन, जो रक्त होता है बेटा, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका फार्मूला सब लोग नोट कर लेंगे, प्रूसियन ब्लू का। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। फार्मूला क्या है प्रूसियन ब्लू का? Fe4 FeCN6 थ्राइस। इस फार्मूले को सब लोग नोट कर लेंगे। ये कौन सा, किसका फार्मूला है? प्रूसियन ब्लू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Fe4 FeCN6 थ्राइस। अब इसी प्रूसियन ब्लू को क्षार के साथ हीट करके क्या प्राप्त किया गया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड मीन्स K4 FeCN
6, यानी फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन किया गया, फेरोसाइनाइड प्राप्त किया गया किससे? प्रूसियन ब्लू से। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? सब लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? प्लीज कमेंट। देखिए ये जो प्रूसियन ब्लू, सबसे पहले तो प्रूसियन ब्लू का फार्मूला सब लोग तैयार रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूसियन ब्लू को क्षार के साथ, ठीक है, रिएक्ट करा के क्या बनाया गया? एक कॉम्प्लेक्स फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहां से हम लोग इजीली चलेंगे, वो सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, उसमें एक दो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जिसको हमने नोट करा दिया। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां से अकार्बनिक पदार्थ, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सरल पदार्थ, या जिसको हम लोग सरल लवण कहेंगे, और दूसरा होता है योगात्मक लवण या योगात्मक पदार्थ। ठीक है, या योगात्मक यौगिक। ठीक है, हाँ अमन कुमार सर कंसेप्ट समझा दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, यहां से एक कंसेप्ट आप लोग क्लियर करें। जस्ट इसके पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, वो जब हम लोग वर्नर थियरी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो सब कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, उससे केवल 3 कंसेप्ट थे जिसको आप लोग इजीली तैयार रखेंगे। एक पहला कंसेप्ट था कि हीमोग्लोबिन में आयरन संकुल पाया जाएगा। सेकेंड था जो क्लोरोफिल था, उस क्लोरोफिल में Mg संकुल पाया जाता है। थर्ड था प्रूसियन ब्लू, तो प्रूसियन ब्लू का फार्मूला याद रखेंगे, एग्जामिनेशंस में फार्मूले उसके पूछे जाते हैं कि ये प्रूसियन ब्लू इसमें से कौन सा है। तो प्रूसियन ब्लू के लिए हमने लिखा यहां से Fe4 FeCN6 थ्राइस। देखिए यही है प्रूसियन ब्लू। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रूसियन ब्लू को क्षार के साथ रिएक्ट कराया गया, तो यहीं से पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना। पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ क्या बन जाएगा? K4FeCN6। तो केवल यहां से अभी तक बेसिकली 3 पॉइंट थे, जो कि कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं, अकार्बनिक पदार्थ 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सरल लवण, और सेकेंड होता है योगात्मक। हाँ हाँ PDF मिल जाएगा बेटा। प्रूसियन ब्लू बेटा एक कंपाउंड होता है, ठीक है, एक साल्ट होता है। ठीक है अमन कुमार, साल्ट होता है बेटा। चलिए अब देखिए, सरल लवण और दूसरा होता है जो योगात्मक यौगिक होते हैं, जिनको एडिशनल कंपाउंड बोला जाता है। उनसे 2 और लवण हमें मिलते हैं, एक होता है द्विक लवण और एक होता है संकर लवण। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। पहले हम लोग सरल लवण को देखते हैं, उसके बाद उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो सरल लवण होता है, जैसे बेसिकली आप लोग जानते होंगे, जो भी लवण आप लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे पास NaCl है, KCl है, CH3CONA यानी सोडियम एसीटेट है। ठीक है, तो ये जितने भी साल्ट आप लोग देख रहे हैं, ये सभी साल्ट कैसे क्या कहे जाते हैं? इन सभी साल्ट को हम लोग सरल लवण बोलते हैं। बेसिकली देखिए, सरल लवण क्या होता है? सरल लवण, जब हम कोई भी अम्ल लें, कोई भी एसिड आप ले लो, कोई भी क्षार लो, तो अब अगर अम्ल और क्षार को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, और साथ में जल का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोली जाती है, जिसमें कोई अम्ल क्षार से रिएक्ट करके लवण और जल का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो जनरल सा आप कोई भी एसिड ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
ये क्षार NaOH क्षार से रिएक्ट कर रहा है, तो किसका फॉर्मेशन करेगा भाई? देखिए ये Na और Cl क्या बना दिया, NaCl बन गया, H और OH H2O बना दिया। तो ये जो NaCl बना है क्या बना, लवण बना। अब ये कैसा लवण है, तो बात यहाँ हम लोग यही करने वाले हैं। तो देखिए जो भी लवण अम्ल और क्षार से बनेगा, कोई भी लवण हो जो अम्ल और क्षार से बनेगा, ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे, सरल लवण। क्लियर है? कमेंट प्लीज, सब लोग कमेंट करें, क्या ये टॉपिक क्लियर है सरल लवण का? देखिए सरल लवण का मतलब क्या है, कोई भी लवण, ठीक है, किससे बना हो, अम्ल और क्षार से बना हो, तो ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे, सरल लवण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल KCl। तो KCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो देखिए अब एक बात और आपको टेक्निकल टर्म समझा दे रहे हैं यहीं पे। देखिए कोई भी जो साल्ट होगा ना, तो किसी भी साल्ट में, ठीक है, किसी भी साल्ट में जो धातु होता है, यानी जिसको मेटल हम बोलते हैं, ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल, देखिए ये मेटल है और ये नॉन मेटल, ठीक है, तो जो मेटल होता है वह मतलब धातु जो होगा वो क्षार का पार्ट होता है, क्षार का भाग होता है, और जो अधातु होगा, हाँ कौन सा बेटा, अमन? अच्छा सरल लवण, ठीक है बेटा। निशा, ठीक है, अभी दोनों टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। बस देखिए देखिए बेटा, एक बार बस ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए दो चीजें हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है सरल लवण और एक होता है योगात्मक लवण। उनको योगात्मक लवण बोला जाता है, जिसको योगात्मक यौगिक हम लिखे हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई भी लवण, अमन कुमार, सुजीत सिंह नाम है हमारा, देखिए अगर कोई भी लवण किससे बना हो, अम्ल से और क्षार से बना हो, ठीक है, अम्ल और क्षार से बना होगा, तो ऐसे लवण को हम क्या बोलेंगे, साधारण लवण या सरल लवण, ठीक है। और अगर कोई लवण, पहले एक करके इसमें चलिए, अब आप लोगों को हम टेक्निकल टर्म ये समझा रहे थे कि जैसे मान लो आप NaCl है, ठीक है, अब देखो NaCl यहां दिख रहा है, तो NaCl में आप लोग धातु और अधातु तो पहचान लेते होंगे। तो किसी भी लवण में जो धातु होता है वो किसका भाग होगा, क्षार का। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH ले लिए, देखिए NaOH क्या है, क्षार है। तो देखिए OH के साथ क्या लगा है, धातु Na लगा है, तो देखिए यहाँ Na किसका भाग होगा, धातु का। अच्छा, और Cl क्या है, अधातु है, तो अधातु किसका भाग होता है, अम्ल का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl आप लोग लिए हैं, तो देखिए HCl में Cl क्या है, अधातु है, ये किसका भाग है, अम्ल का है। समझ में आया? तो अगर हमारे पास NaCl यहाँ लिखा हुआ है तो हम तो इजीली पता कर लेंगे कि Na क्षार का भाग है, Cl अम्ल का भाग है, तो NaCl क्या हो जाएगा, क्षार और अम्ल से, अम्ल और क्षार से मिलके बना हुआ है, तो ये कैसा लवण होगा, सरल लवण होगा। अभी भी कोई डाउट है बेटा? ठीक है, अभी भी कोई डाउट है? कमेंट प्लीज। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग लो, जैसे KCl हमारे पास है, तो हम लोग कैसे देख के पहचानेंगे कि ये कैसा लवण है। तो देखो K क्या है हमारे पास, धातु, तो किस K धातु है, तो K के साथ क्या होगा, क्षार KOH होगा। अब देखिए Cl क्या है, अधातु, तो ये किससे आया होगा, HCl से आया होगा, तो अम्ल और क्षार से मिलके बना, तो ये क्या होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा,
इसी तरीके से देखिए CH3COO, इसको हम सोडियम एसीटेट बोल रहे हैं। बहुत आसान सा तरीका है। देखिए Na हमें दिख रहा है इसमें, तो Na हमारा क्या है, प्रिंस कुमार वर्मा। ठीक है बेटा, देखो पहले आप लोग धातु अधातु ये सब अगर क्लियर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लगेंगे अब यहाँ पे अम्ल क्षार लवण करने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे CH3CONA है, तो इसमें देखिए CH3 जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे, जब जल में मिलाते हैं तो ये दो भाग में आयनित हो जाएगा, CH3COO- और Na+। ठीक है, तो यहाँ पे Na+, ये क्या है, क्षार का भाग है। नेगेटिव वाला किसका भाग है, अम्ल का भाग है। तो अम्ल और क्षार से अगर बनेगा तो वह क्या होगा, हमेशा सरल लवण होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी लिखे गए हैं। अम्ल क्षार रिएक्ट करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे HCl NaOH से NaCl बनाया। एसिड एंड बेस की पहचान कैसे करें, देखो बेटा ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं। एसिड देखिए, एसिड जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करते हैं, H+ लूज करते हैं, और बेस जो है जो OH- लूज करते हैं। ये तो बेसिक डिफिनीशन है, लेकिन अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारे डिफिनीशंस वगैरह हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस होगा, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होगा, बहुत सारे डिफिनीशंस हैं। तो यहां जनरली पहले आप लोग क्लियर केवल आइडेंटिफाई करना सीखे। ठीक है, हाँ निशा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर इस टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे बेटा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए, तो दूसरा वाला जो हम लोग देखते हैं बेटा, जो सेकेंड है यहां, सेकेंड है बेटा जो योगात्मक। देखिए योगात्मक, देखिए ये जो योगात्मक होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, योगात्मक जो हम बता रहे हैं, एक तो सरल लवण बताया गया, एक योगात्मक बताया गया। योगात्मक में जो दो टाइप का है, एक है द्विक लवण। कैसा है, द्विक लवण। और दूसरा है संकर लवण। संकर लवण, यहां से ये चीजें और आसानी से आएंगी। ठीक है, देखो पहला हमारा सरल लवण था, दूसरा कौन था, योगात्मक। योगात्मक दो टाइप के होते हैं, एक है द्विक लवण और दूसरा है संकर लवण। देखो द्विक लवण हम जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है K4FeCN6, एक ये एग्जांपल लिया गया। फिटकरी का फार्मूला सब लोगों को पता होगा, K2SO4Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। देखिए अब सब लोग थोड़ा सा सोच के बताएं, ये K2SO4 कैसा साल्ट है बेटा, आंसर, आंसर प्लीज। ये K2SO4 कैसा साल्ट है, एवरीबॉडी कोई भी आंसर दे सकता है। K2SO4 कैसा साल्ट है, देखो बेटा अभी हम लोगों ने बताया ये K2SO4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, KOH बताए थे ना कि अगर धातु है तो OH होगा। SO4 किससे आया होगा,
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है, ठीक है। तो देखो KOH ये क्या है, क्षार है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार से ही मिलके तो ये बना है K2SO4, यानी ये क्या है, सरल लवण है। हाँ मोनीश पटेल, बढ़िया है बेटा, ठीक है, ये सरल लवण है। सौरभ यादव, हाँ सही है, ठीक है। अब आप लोग बताओ Al2SO4 कैसा लवण है। दीपक राय, हाँ मोहर लवण का भी अभी ले रहे हैं बेटा। चलिए Al2SO4 Al दिख रहा है, धातु है, ये देखिए H2SO4 से आया, तो ये भी एक सरल लवण है, ये भी एक सरल लवण है। जब सरल लवण को आपस में योग करा देते हैं तो बन जाता है योगात्मक, ठीक है। हाँ तो जब दोनों सरल लवण को हम मिला दिए तो क्या बन जाता है, इसी को बोला जाता है द्विक लवण, योगात्मक, ठीक है। हाँ तो देखिए जब कई सरल लवण, जब दो या दो से ज्यादा सरल लवण को आपस में मिलाया जाता है, उसका योग कराया जाता है, तो जो लवण बनता है ऐसे लवण को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक लवण। योगात्मक लवण दो टाइप के हो गए, हाँ ठीक है, हाँ एवरीबॉडी सही है। तो देखिए ये भी सरल लवण, ये भी सरल लवण, तो सरल लवणों से मिलके क्या बन गया, योगात्मक। यहाँ पे देखिए ये K4FeC, हाँ उस कोई क्वेश्चन किया था मोहर साल्ट का बेटा, ठीक है। मोहर साल्ट का भी फार्मूला आप लोग देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये है मोहर साल्ट बेटा, ठीक है। दीपक राय, ठीक है, यही है हमारा मोहर साल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं, क्लियर है ना बेटा। देखिए FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। थोड़ा सा अब यहां से जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि मोहर साल्ट, ये मोहर लवण कैसा लवण है, तो कहें एडिशनल साल्ट है, यानी योगात्मक है। कैसे पता चला योगात्मक है, देखिए FeSO4 तो आपको दिख रहा है आयरन धातु है, SO4 H2SO4 से आया, FeOH थ्राइस से आया, यानी ये भी सरल लवण, ये भी सरल लवण। तो सरल लवण का योग किया गया तो योगात्मक बन गया, क्लियर हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है, जिप्सम। रवि कुमार, फिटकरी का सूत्र है, देखो बेटा यही फिटकरी है, K2SO4 L2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, ये फिटकरी है। ये आपका मोहर साल्ट है, देखो ये मोहर लवण, मोहर लवण, ठीक है। ये फार्मूला है आपका जिप्सम, जिप्सम, और ये तीनों ही फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ निशा, इसमें कौन सा लवण होगा, देखो बेटा ये पहली बात तो ये कि जब सरल लवण से मिलके जो लवण बनेगा वह लवण क्या होगा, योगात्मक होगा। योगात्मक दो टाइप के होंगे, एक होगा द्विक लवण, दूसरा होगा संकर लवण। तो संकर लवण के बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। हाँ देखिए सरल लवण का पहचान ये है बेटा कि जब इसको जल में आप मिलाएंगे, जल में अगर डालेंगे, ठीक है, तो जल में डालने के बाद जो द्विक लवण होते हैं ये अपनी पहचान खो देते हैं। द्विक लवण अपनी पहचान खो देते हैं, क्यों खो देते हैं, तो देखिए जैसे ही पानी में आप मिलाएंगे इसको तो ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह ये सभी आयनित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे K2SO4 सरल लवण को जोड़ बनाया गया। राजकुमार, हाँ बेटा ये जो दोनों लवण जो बनाए गए हैं ये सरल लवण को कंबाइन करके ही बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा देखो इन दोनों में फर्क अब क्या है, द्विक लवण और संकर लवण में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जो द्विक लवण होते हैं
इनको पानी में अगर जैसे ही आप डालोगे तो ये जिन लवणों से बने हुए हैं इनके लवण क्या हो जाते हैं, ये आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे फिटकरी है हमारे पास, पता करना है फिटकरी कैसा लवण है। देखिए ये भी आपका द्विक लवण है, ये भी आपका द्विक लवण है, ये भी आपका द्विक लवण है। ये तीनों कैसे लवण हैं, द्विक लवण है, क्योंकि पानी में डालते ही जैसे ही फिटकरी को आप पानी में डालोगे तो K प्लस SO4 माइनस Al प्लस SO4 माइनस ये सभी क्या हो जाएंगे, आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, आयन में बट जाएंगे। यहां पे देखिए जैसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसमें Ca अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, यहाँ Fe अलग, SO4 अलग, ये सभी क्या करते हैं, आयनों में अलग अलग डिसोसिएट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, संकर लवण के साथ क्या है, जो कि आपका ये चैप्टर मेन है। संकर लवण में अगर इसको आप पानी में डालोगे, ये थोड़ा सा सब लोग ध्यान से समझेंगे। संकर लवण को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये आयनों में पूरे, मतलब इसके जो जो भी एलिमेंट है सभी आयनों में डिसोसिएट नहीं होते। जैसे जब K4FeCN6 को हम पानी में डालते हैं तो सिर्फ यहाँ दो पार्ट अलग होगा, एक होगा K4K प्लस प्लस FeCN6 माइनस 4। देखो बेटा ये K अलग होगा, राजकुमार योगात्मक लवण है फिटकरी, फिर से समझो बेटा। देखो चलिए हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहां पे देखो बेटा, द्विक लवण अथवा जालक यौगिक, ठीक है। अब इसको आप लोग देखो, कंसेप्ट और क्लियर होगा। यहां पे क्या लिखा गया है, वे योगात्मक यौगिक, यानी ये है क्या, योगात्मक यौगिक ही है, यहां से दिख रहा है। पहले हम लोग द्विक लवण को देखते हैं, ठीक है। देखिए वे योगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, जो केवल सॉलिड स्टेट में ही अस्थायी होंगे तथा विलयन में अपने व्यक्तिगत अवयव में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें द्विक लवण अथवा जालक यौगिक कहा जाता है। इनके विलयन के गुण व्यक्तिगत यौगिकों के गुण के समान होते हैं। जैसे देखिए ये मोहर साल्ट है, ठीक है। देखिए मोहर साल्ट है FeSO4 NH4 2 SO4 6 H2O को जब जल में विलय किया जाता है तो जलीय विलयन में FeSO4 तथा देखिए NH4 2 SO4 के गुण दर्शाता है, अर्थात जलीय विलयन में देखिए Fe+2 अलग हो गया, NH4 प्लस अलग हो गया, SO4-2 अलग हो गया, सभी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अतः प्रत्येक आयन की द्विक लवण में अपनी पहचान होती है। मतलब कहने का क्या है कि अगर द्विक लवण हुआ तो पानी में जैसे ही डालोगे तो सभी आयनों में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, बट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था जो मोहर साल्ट था, तो देखिए ये मोहर साल्ट का डिसोसिएशन दिखाया गया है। हमारे पास FeSO4 देखो Fe+2 में, SO4 देखो SO4-2 में, NH4 देखो NH4 में, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद उपसंकुल यौगिक, यानी जो दूसरा वाला हमारा जो हम लोग बोल रहे थे संकर लवण के बारे में। देखिए संकर लवण में क्या है, इनमें कुछ अवयवी आयन जल में विलय करने पर अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे देखिए CuSO4 NH4 थ्राइस को जब जल में डाला जाता है तो ये Cu+2, देखिए इसमें देखिए क्या होता है, जो संकर लवण होगा बेटा, इसको जैसे ही जल में डालोगे तो द्विक लवण में तो सभी बढ़ जा रहे थे आयनों में, लेकिन यहां हाँ द्विक लवण को इंग्लिश में डबल साल्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है।
डबल साल्ट। और यहां पे क्या होगा कि ये आयनों में डिसोसिएट पूरी तरह नहीं होते। चलिए एक कंसेप्ट से आपको हम यहां समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था K4FeCN6 का, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो अगर ये द्विक लवण होता है, नहीं, अगर ये द्विक लवण होता तो K अलग हो जाता, Fe अलग हो जाता, Cn अलग हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए क्या होगा कि जब इसको जल में डालेंगे तो सिर्फ ये दो आयनों में डिसोसिएट होगा। वो दो आयन कौन से होंगे? 4K प्लस FeCN6-4। ये दिखाई दे रहा है बेटा? सबको दिखाई दे रहा है ये? ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे हुआ क्या कि जो ये वाला पार्ट यहां पे जो ब्रैकेट में हमने यूज किया है ना, इसी को बोला जाता है संकुल। इसी को क्या बोलते हैं? संकुल। अब इस संकुल में जो सबसे पहले रहेगा इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है। बाकी आगे वाले जो भी रहेंगे इनको लिगैंड कहा जाता है। हम लोग जस्ट इस टॉपिक के बाद यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना आप समझो कि जो जब ये संकुल बन गया तो संकुल में जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट होगा, जो तत्व होंगे, वो इस सेंट्रल मेटल मतलब जो धातु का साथ नहीं छोड़ते। पानी में डालोगे तो ये तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये पूरा पार्ट अलग होगा। इसमें से ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। प्रिंस कुमार वर्मा, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए फिलहाल हम ये समझा रहे हैं कि अगर जब ये द्विक लवण होता तो K अलग होता, Fe अलग होता, Cn अलग होता। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स है यानी संकुल जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ दो पार्ट होगा। एक ये K अलग होगा, ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड यौगिक हैं वे अलग अलग नहीं होंगे। इसमें Fe और Cn अलग अलग नहीं होगा। अब क्लियर है कि अभी भी डाउट है? कमेंट प्लीज। हाँ देखो ये 4 कैसे आया है आपको पता होगा कि कोई भी जो यौगिक आप लेते हैं उस यौगिक क्या होता है भाई? न्यूट्रल, उदासीन होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव तो होगा ही, ठीक है। तो देखो जैसे पोटेशियम है तो आपको पता है पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक धन चार्ज होता है। तो देखो एक धन हो गया और ये 4 है, तो जब 4 धन हो गया तो इस पे 4 नेगेटिव होगा, तभी तो उदासीन होगा। प्रिंस कुमार क्लियर है? हाँ ठीक है बेटा। चलिए तो ये रहा हमारा उप दोनों में थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस। पहले हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया? सरल लवण। उसके बाद जो हम लोगों ने कवर किया योगात्मक को लिया, योगात्मक लवण। योगात्मक लवण किससे फॉर्म होगा? जब सरल लवण को हम आपस में मिला देंगे तो योगात्मक बनेगा। योगात्मक दो टाइप का हो जाएगा, एक होगा द्विक लवण और एक हो जाएगा संकर लवण। पहचान क्या है दोनों का? तो द्विक लवण में जल में डालते ही वो सभी आयनों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। जबकि जो हमारा ये होगा जो संकुल होगा, ठीक है, यानी उप संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक जिसको हम बोलेंगे, ये पूरी तरह आयनों में बंटेगा नहीं। ठीक है, सबका क्लियर है? IUPAC भी, हाँ बेटा, सब एक आर्डर से हम लोग चलेंगे ना। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या है। इसके बाद आगे आपका टॉपिक है, देखिए यहां पे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, अंतर दिया गया है द्विक लवण और संकर लवण में कुछ अंतर क्या क्या है। तो यहां पे कुछ अंतर आपको दिखाया गया है। देखिए जो आपको हमने अभी समझाया वही चीज यहां पे फर्क दिया गया है। आगे देखिए क्या है। हाँ, जो आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे वो अब आ गया टॉपिक, यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ
फिलहाल एक चीज आप लोग यहां से याद रखें कि आपको ऑप्शन में यहां से एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई पता करने के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, कहा आपसे कि इसमें से कौन सा द्विक लवण होगा या इसमें से कौन सा सरल लवण होगा। तो हमें उम्मीद है कि सब लोग क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब सरल लवण और द्विक लवण और उसमें क्लियर करने में। चलिए अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें कि जो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में कौन कौन से टर्म मतलब यूज होने वाले हैं। देखिए उसमें सबसे पहली बात तो ये हम आपको समझा दें कि ये जो उपसह संयोजन यौगिक है, इसमें 2 ही चीज आपको सीखना है। ठीक है, सिर्फ 2 चीजों पे फोकस रखना है। वो 2 चीजें क्या हैं? तो देखिए सबसे पहले एक होगा धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा होगा हमारे पास लिगैंड। लिगैंड, अब सब लोग समझो, ये धातु और लिगैंड ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण करेंगे। तो हमें इस पूरे चैप्टर में किस पे फोकस रखना होगा? सिर्फ केंद्रीय धातु पे और लिगैंड पे। यही दोनों जब मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन कर डालेंगे? उपसह संयोजन यौगिक का। हाँ प्रिंस कुमार, हाँ बेटा क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए अब हम लोग इसका जो, जब हमारा पूरा ये टॉपिक ही डिपेंड करने वाला है 2 चीजों पे, एक है धातु और दूसरा लिगैंड, तो इसमें से एक तो हम लोग पहले समझ लेते हैं किसको? लिगैंड को। ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी होगा इस चैप्टर के लिए। चलिए ये लिगैंड क्या है तो देखते हैं। लिगैंड शब्द लैटिन शब्द लिगैंड से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना। उदासीन अणु, देखिए उदासीन अणु ऋणायन अथवा धनायन जो संकुल आयन में धातु परमाणु अथवा आयन से सीधे जुड़े होते हैं, वे लिगैंड कहलाते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं इस लिगैंड को। देखो बेटा लिगैंड क्या है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल था, वो था K4FeCN6 का, ये हमारे पास एग्जाम्पल था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा कंपाउंड जो साल्ट बना है, इस पूरे ही साल्ट को हम लोग उपसह संयोजन यौगिक बोलेंगे। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? उपसह संयोजन यौगिक बोलेंगे। इस उपसह संयोजन यौगिक में देखो, ये जो K4 है, जब पानी में डालेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 4K प्लस प्लस FeCN6 - 4 में डिवाइड होगा। अब हम लोग टोटली फोकस कर लेते हैं लिगैंड पे। तो ये जो पार्ट आपका है, इसी को हम बोलते हैं संकुल। इसको क्या बोलते हैं? संकुल। सबको क्लियर है बेटा? संकुल किसे बोलेंगे? कि जो ये बड़े ब्रैकेट से जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें जो चीज भी होगा, इसी को हम क्या पूरे को बोलेंगे? संकुल। ठीक है, अब बाकी ये क्या है? आयन है। K प्लस क्या है? आयन है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा संकुल। तो अब हमारा पूरा फोकस हो जाए किस बात पे? संकुल पे। संकुल बना FeCN6 - 4, यही है संकुल। अब इस संकुल में देखिए, जो सबसे पहले जो एलिमेंट होगा उसको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसी को क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए यही हमारा क्या है? धातु है।
हमेशा किसी भी संकुल में सबसे पहले ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है? धातु परमाणु को। सबका क्लियर है? अच्छा, तो ये तो धातु हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे संकुल में धातु के बाद जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी आएगा उसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। जैसे हमारे पास ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स उप संयोजन यौगिक था, इसमें तो ये आयन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हमने देखा। इस संकुल में पहले क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा भाई? Fe। सबसे पहले ये केंद्रीय धातु होगा, धातु परमाणु। इसके बाद बताओ भाई ये CN6 क्या होगा? तो धातु परमाणु के बाद जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? लिगेंड होगा। यानी CN क्या है? ये CN6 क्या है? लिगेंड है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, जैसे अगर इसी को हम ये लिखते FeCN4Cl और यहां लिख दिए हम Br। अब चलो बेटा बताओ, इसमें Fe क्या है? तो धातु होगा, धातु परमाणु। सबसे पहले क्या होगा? धातु परमाणु। इसके बाद ये Cn क्या होगा? Cn क्या होगा बेटा? लिगेंड होगा। Cl क्या होगा? लिगेंड होगा। Br क्या होगा? लिगेंड होगा। मतलब पहले केंद्रीय धातु परमाणु और उसके बाद जो कुछ भी रहेगा वह सभी क्या होगा? लिगेंड होगा। सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें, क्लियर है या कोई डाउट है? सब लोग कमेंट प्लीज, एवरीबॉडी कमेंट। अभी हम लोग लिगेंड के बारे में और सीखेंगे, लिगेंड के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस फर्स्ट हम लोग अभी केवल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हम लोग देख के कैसे पता करेंगे कि ये लिगेंड है, ये धातु है। ये क्लियर है सबका? हाँ बेटा दीपक, ठीक है। मतलब कहने का है कि इस कॉम्प्लेक्स, इस पूरे संकुल में जो सबसे पहले रहता है ना वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और उसके अलावा जो कुछ भी रहेगा वो सभी क्या होगा? लिगेंड होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, सबका क्लियर है। चलिए एक आपको हम यहां से अभी दिखा दे रहे हैं। देखो बेटा, यहां से देखिए, सबको दिख रहा होगा। देखिए यही हमारे पास, आप देखो ये पूरा डाटा जो था इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए यहां रिपोर्ट किया गया है उप संयोजी मंडल या उप संयोजन यौगिक, इसको बोला जाता है। अब ये जो पूरा उप संयोजन यौगिक था उसमें देखिए आपको ये दिख रहा होगा एक बड़ा सा ब्रैकेट, और इस बड़े से ब्रैकेट में सबसे पहले जो यहाँ लिखा है Cr, तो Cr क्या होगा? तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु होगा, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके अलावा NH3 और ये 6 है, तो NH3 क्या होगा? लिगेंड होगा। देखिए यहां लिखा गया है Cr केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, NH3 क्या है? लिगेंड है। बाकी जो कितना लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की जो संख्या है उसको हम बोलेंगे उप संयोजन संख्या। और उसके बाहर यानी जो बड़ा सा ब्रैकेट हमने लगा के रखा था, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट लगा के रखा था, इसके बाहर हमारा क्या प्रेजेंट है? देखिए Cl3 प्रेजेंट है ना, तो जो इसके बाहर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? आयन मंडल। उसको क्या बोला जाएगा? आयन मंडल। यानी संकुल के बाहर जो होगा उसको क्या बोला जाएगा? आयन मंडल। यहां से देखिए सेकेंड में Pt क्या है? प्लेटिनम, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसको छोड़ के NH3 है, Cl है, ये सभी क्या होंगे? लिगेंड होंगे।
और Cl क्या होगा, आयन मंडल। ठीक है राज। चलिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं। तो अब लिगेंड के बारे में एक दो पॉइंट और देख लेते हैं कि लिगेंड होता क्या है, और यहीं से एक क्वेश्चन आप लोग इजीली पता कर पाओगे। वो क्वेश्चन होगा उपसह संयोजी संख्या पता करना। एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि उपसह संयोजी संख्या पता करना कैसे पता करते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा Cr लिगेंड, सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु। अब लिगेंड का काम क्या होता है, एक अच्छा सा हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप इजीली क्लियर कर सको। देखो बेटा, जैसे AlCl3 आप जानते हैं ना, AlCl3, AlCl3 सब लोगों ने ये नाम सुना होगा। देखो बेटा, वो जो Cl3 पहले होता तब क्या होता, ऐसा है ना कि आपको बताया गया है कि जैसे मान लो आप NaCl लिखते हो बेटा, और जब इसको जल में डालते हो तो Na+ और Cl- बनता है। अब देखो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, अब जैसे कोई भी जब हम लोग ये लिगेंड जो संकुल लेते हैं ना, तो संकुल में जो नेगेटिव पार्ट होगा एलिमेंट का, ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव वालों को बाद में लिखा जाता है, और जो धन वाले होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। राजकेश क्लियर है बेटा? जैसे मान लीजिए कि अगर हमें Cl हो और K हो, इन दोनों को लिखना होगा, तो बताओ K को हम कहाँ लिखेंगे, K को हमेशा पहले लिखेंगे। तो जब ये पहले लिखेंगे ये पॉजिटिव होगा, तो ये संकुल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। Cl को लिखना होगा तो कहाँ लिखेंगे, इस संकुल के बाद लिखेंगे, तो ये हमारा नेगेटिव, तो संकुल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्लियर है बेटा कि अभी भी कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, मार्क्सिडेशन नंबर पे अभी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो ये जो AlCl3 था, ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम, आपको पता है ना कि एल्यूमिनियम Cl हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, Cl हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। आप बताओ एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 बॉन्ड का तो यहां से देखिए फॉर्मेशन कर लिया। क्या इस एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा है? तो देखो काउंट करो, 2 4 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास, जबकि अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या है, जरूरत है। तो एल्यूमिनियम है तो मेटल, धातु, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, त्यागते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या है बेटा कि एल्यूमिनियम देखो यहां 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इस वजह से अब अगर एल्यूमिनियम जैसे AlCl3 है, अगर इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, जैसे NH3 के साथ करा दिए, NH3 मतलब अमोनिया, तो अमोनिया में देखो बेटा क्या होता है कि अमोनिया देखो N है 3H यहां पे हो गया। अब इसके साथ एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। देखिए 2 4 6 8, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो जब अगर इसका रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे तो NH3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, एक युग्म इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। सबको समझ में आ रहा है? तो देखो जैसे ही एक युग्म ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक युग्म ये मिला, तो 2 4 6 8 हो गया, अष्टक पूरा हो गया। क्लियर चल रहा है? तो अब देखो इसमें NH3 क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है इसी को तो कहा जाता है लिगेंड।
यही क्या होगा हमारा लिगैंड। किसको दे रहा है? एल्यूमिनियम को दे रहा है। एल्यूमिनियम हमारा क्या हुआ? केंद्रीय धातु हुआ। NH3 क्या हुआ? लिगैंड हुआ। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जो संकुल का फॉर्मेशन करेंगे। अभी क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? अब एक बार फिर से सब लोग थोड़ा कमेंट करें। देखो लिगैंड का काम क्या होता है? जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे को दे सके, तो वह क्या होगा? लिगैंड होगा। और जिसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन न दे सके, तो वह लिगैंड नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से सब लोग कमेंट करके बताएं, ये क्लियर हो गया लिगैंड वाला। एक कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा लिगैंड है और कौन सा लिगैंड नहीं होगा। ठीक है, तो लिगैंड को पता करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है? जैसे ऑप्शन में आपको मिल गया तो ऑप्शन में अगर मिल रहा है तो पता करने का सबसे आसान सा तरीका है कि जो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो और वो दे सके। हाँ प्रीति कुमारी, सोडियम का पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे? देखो बेटा सोडियम N, अच्छा N नाइट्रोजन। देखो जो NH3 है ना, तो NH3 में आप N को कंसीडर करो। देखो N नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? ये 5वें ग्रुप में होता है। ठीक है, तो जब 5वें ग्रुप में है तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। तो देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ बना लिया बॉन्ड, खत्म हो गया काम। अब देखो 2 4 6 हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गए, तो 2 बच गए, तो ये क्या है? लोन पेयर है। और जिसके पास भी ये लोन पेयर रहेगा वह क्या होगा? लिगैंड होगा। चलिए आप लोग एक दो और आइडेंटिफाई करें, सोच के सब लोग बताएंगे। क्या Cl लिगैंड का काम कर सकता है? क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? कहेंगे हाँ ये भी लिगैंड का काम करेगा। H2O लिगैंड का काम करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन है क्या H2O लिगैंड का काम करेगा कि नहीं करेगा? देखिए कैसे हम पता करेंगे? पता करने का आसान सा तरीका है। देखो H2O है हमारे पास, सेंट्रल, केवल सेंटर वाले परमाणु को देखो। सूरज यादव, सब देने वाले, देखो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको दाता बोलते हैं, और वो बेस है, क्षार है। एक चीज और आपको हम बता दें कि जो संकुल आप बनाते हो ना, उस संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको लेविस क्या बोला जाता है? लेविस एसिड। और जो देने वाला होता है उसको लेविस बेस, लेविस क्षार कहेंगे। जैसे यहां पे हम जो लिखे थे ना AlCl3 और NH3, देखो NH3 दे रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? लेविस क्षार। और ये ले रहा है तो ये लेविस एसिड होगा, अम्ल होगा। तो जितने भी लिगेंड हैं, एक बात और याद रखिए, इब्री लिगेंड, सभी लिगेंड जो हैं वो क्या होते हैं? लेविस अम्ल होते हैं। लेविस अम्ल होंगे कि लेविस क्षार? सोच के बताइए सलमान। ठीक है बेटा, अभी लिगेंड खत्म नहीं हुआ है। पहले हमारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। हमने क्या क्वेश्चन किया कि क्या सभी लिगेंड जो हैं वो लेविस अम्ल होंगे या लेविस क्षार होंगे? सोच के, सभी लिगेंड लेविस अम्ल होंगे या लेविस क्षार होंगे? कमेंट प्लीज, एवरीबॉडी कमेंट। अगर प्रॉब्लम होगी तो समझाएंगे। प्रीति कुमारी, एसिड, हार्दिक,
दीपक, देखो बेटा, अच्छा अब आप लोग समझो, आप लोगों को ये एग्जाम्पल सही से समझ में नहीं आया है क्या? हमारा क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन था कि जितने भी लिगेंड हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आप लिगेंड में कभी नहीं उलझोगे। क्वेश्चन सीधा सा था कि जितने भी लिगेंड हैं वह लेविस अम्ल है या लेविस क्षार है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है लेविस अम्ल लिगेंड। देखो बेटा, देखिए इसको क्लियर करो एकदम। सब लोग ध्यान से देखेंगे। हमारे पास क्या एग्जाम्पल था? Al था, ये 3Cl, AlCl3। इसका हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे? अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। देखिए ये NH3 है। नाइट्रोजन आपको पता है 5th ग्रुप में है, आउटर मोस्ट शेल, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए हैं। अब ये क्या करेगा? देखो एल्यूमिनियम 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या कर देगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके बॉन्ड बना दिया। दीपक सही है बेटा, ठीक है। अब ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है? ये दे रहा है क्योंकि इसके पास है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लेने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेविस अम्ल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला होता है वह लेविस क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि जो लेविस, ये देखिए जो भी लेविस क्षार होगा वही क्या होगा? लिगेंड होगा। तो सभी लिगेंड क्या होते हैं? लेविस क्षार होते हैं। अब क्लियर हो गया? प्रिंस कुमार, ठीक है बेटा, लेविस बेस, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप अब तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि लिगेंड का मतलब क्या होगा, कि जिसके पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता है वही क्या होगा? लिगेंड होगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता नहीं होगी वो कहां से लिगेंड होगा? वो लिगेंड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जो लिगेंड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। यहां से देखो बेटा, अब हम लोग लिगेंड के बारे में देखिए, यहां से देखिए केंद्रीय धातु अथवा आयन से उप सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। जैसे यहां एग्जाम्पल दिया गया किसका? देखो NH3 का। इस NH3 में देखिए N जो है ये 3 बॉन्ड तो बनाया हुआ है, लेकिन इसके साथ एक लोन पेयर भी है, तो ये क्या होगा? लिगेंड होगा। अच्छा, आप दिख रहा है आपको H2O है,
तो H2O में 2 H तो ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो बॉन्ड में लगा दिया, बचा कितना 4। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी आ गए, तो ये भी क्या होगा, लिगेंड होगा। देखिए इसी तरह Cn है, सायनो, इसमें देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड लगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, N के पास देखिए तो 1 2 3 एंड 2 5, ये भी क्या हो जाएगा, लिगेंड हुआ। Cl के पास भी देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, लिगेंड होगा। तो लिगेंड का मतलब ये होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हो, जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके, दे सके। Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, Cl डोनेट कर सकता है बेटा, कैसे डोनेट करेगा, जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए। जैसे अगर हम यहां से एक एग्जांपल ले लें, CONH3 जैसे हमारे पास 4 हो गया और इसके साथ Cl लगा है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए एक Cl2 को हम बाहर कर दिए, तो इसमें जैसे देखिए वैसे ये सब कंसेप्ट आप आगे बर्नर थियरी जब पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इसमें सेंट्रल मेटल CO को देखिए, ये जो इस संकुल में जो भी रहेंगे वो सभी क्या है, लिगेंड है। NH3 का N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड 4 है, तो ये 4 चारों तरफ से N क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। देखिए ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। एक Cl है तो ये Cl भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एक पेयर डोनेट करेगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन पड़े इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाँ, ये जो बाहर वाला है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर वही देगा जो संकुल में है, और वही क्या होगा, लिगेंड होगा। अब देखिए आगे, लिगेंड दाता की भांति कार्य करते हैं क्योंकि वे एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को देते हैं। यही सारी चीजें हम पहले ही आप लोगों को समझा रहे थे। देखिए दान करते हैं, अतः लिगेंड लेविस क्षार, देखिए यही चीज आप लोगों से हमने क्वेश्चन में पूछा था, लिगेंड लेविस क्षार तथा केंद्रीय धातु परमाणु आयन लेविस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो लेविस अम्ल होगा, और लेविस क्षार जो लिगेंड होंगे वे लेविस क्षार होंगे। आगे हम लोग देखते हैं लिगेंड के प्रकार, कितने टाइप के लिगेंड होते हैं। तो देखिए दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर लिगेंड, एक लिगेंड ऐसा होता है जिसको हम एक दंती लिगेंड करते हैं। एक दंती का मतलब जो सिर्फ एक युग्म इलेक्ट्रॉन दे सके, जो लिगेंड सिर्फ एक युग्म इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सके, ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, एक दंती लिगेंड। ये समझना आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि आगे जब आप लोग आयुपेक नेम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इन सबों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे हमने क्वेश्चन पूछा कि NH3 कैसा लिगेंड है, एक दंती है कि बहुदंती। देखिए एक दंती का मतलब जो एक युग्म इलेक्ट्रॉन दे, बहुदंती का मतलब जो दो युग्म या दो से ज्यादा युग्म इलेक्ट्रॉन दे, वह क्या होगा, बहुदंती होगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि NH3 कैसा लिगेंड है, तो हम कहेंगे यहां से एक दंती लिगेंड है। क्यों एक दंती लिगेंड है, तो एक दंती का मतलब आप बताओ, NH3 में यहाँ H के साथ ये जब ये बॉन्ड बनाया हुआ है तो N के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होते हैं। 3 बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक युग्म इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है दूसरे को, एक युग्म ही तो बचा, तो एक युग्म इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। इस वजह से
NH3 कैसा लिगेंड होगा? एक दंती लिगेंड होगा। हाँ क्लियर है, एक दंती लिगेंड होगा। H2O कैसा लिगेंड है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। देखो बेटा, H2O के केस में क्या है, देखो देखिए H2O में क्या है, देखिए H2O का कुछ ये स्ट्रक्चर होगा, मतलब दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़े, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2O के पास, तो दो तो बॉन्ड में लगा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 का मतलब दो फ्री। देखिए एक युग्म ये, एक युग्म ये कैसा लिगेंड होगा? प्रिंस कुमार, एक दंती ही होगा। क्यों एक दंती होगा जबकि इसके पास दो युग्म हैं? देखो H2O के पास इलेक्ट्रॉन युग्म दो है, तो इसको तो द्विदंती होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर कोई देने वाला जो सेंटर एक ही है, सेंटर क्या है? ऑक्सीजन यही है, इसके पास कितना हूं इलेक्ट्रॉन युग्म हो, लेकिन एक अकेला एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे को दे सकता है, एक से ज्यादा नहीं दे सकता। फिर से क्लियर कीजिए, ऑक्सीजन के पास है तो दो लोन पेयर, लेकिन कोई एक अकेला एक बार में कितना दे सकता है? एक ही दे सकता है, भले ही उसके पास बहुत सारे युग्म हो। अब क्लियर है? जैसे Cl है तो Cl के पास तो बहुत सारे हैं लेकिन एक अकेला एक बार में कितना पेयर दे सकता है? एक ही युग्म दे सकता है। ठीक है बेटा, क्लास हम लोग आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चला है। ठीक है बेटा।